हाय एवरीवन, केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे थे हम लोग। इसमें से 2 लेक्चर पहले देखे हैं इंट्रोडक्शन का कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, केमिकल बॉन्ड कैसे बनता है और केमिकल बॉन्ड क्यों बनता है। अब अलग अलग टाइप के जो केमिकल बॉन्ड हम लोगों ने लिखा था उसी के बारे में एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला इसमें है आयनिक बॉन्ड। इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड दोनों एक ही चीज़ है। क्या होता है तो देखो, नाम से यह स्पष्ट है कि आयनिक बॉन्ड मतलब आयनों के बीच बनेगा। नहीं, आयनिक बॉन्ड मतलब आयनों के बीच बनेगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं, फॉर्म्ड बिटवीन द एटम्स ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, कि एक मेटल और एक नॉन मेटल के एटम्स के बीच बनता है आयनिक बॉन्ड। मतलब एक एटम उसमें मेटल का होगा और दूसरा एटम किसका होगा, नॉन मेटल का होगा। फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर से बनता है, मतलब लेन देन करने से। उसके बाद फॉर्म्ड थ्रू आयंस, कि आयनिक बॉन्ड मेटल और नॉन मेटल एटम के बीच इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर से आयनों के थ्रू बनता है, मतलब आयनों के द्वारा बनता है। क्या बोले कि जो आयनिक बॉन्ड है वह मेटल और नॉन मेटल एटम्स के बीच इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर से आयनों के द्वारा बनता है। इसमें से देखो, जो मेटल और नॉन मेटल है ओरिजिनली एलिमेंटल फॉर्म में होते हैं, लेकिन आयन जो है ना ओरिजिनली एग्जिस्ट नहीं करते हैं। वो आयंस का फॉर्मेशन होता है इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करने के बाद। तो ये सब खैर हम लोग देखे हैं पहले से कि मेटल्स आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स, metals are electropositive elements and they have a tendency to lose electron, या फिर यहाँ लिखें to lose valence electron and form पॉजिटिव आयंस और केटायंस। ऐसा कि जो मेटल्स होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं। देखो, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स का मतलब क्या हुआ कि वैसे एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन का निर्माण करें। इलेक्ट्रो माने इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव माने पॉजिटिव आयन। तो उस प्रकार के एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयंस का निर्माण करें, तो वैसे एलिमेंट्स को बोलेंगे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं। जैसे मान लें कि M कोई मेटल एटम है, ऐसा। तो हम लोग पीछे देखें कि कैसे पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस का फॉर्मेशन होता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर में इस बात को हम लोग भली भांति देख चुके हैं कि जो मेटल एटम होते हैं वही अपना इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं वैलेंस सेल का, और जितना इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं उतना पॉजिटिव। यदि 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो 1 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो 2 पॉजिटिव, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो 3 पॉजिटिव। उसी प्रकार से मान लो कि यदि n इलेक्ट्रॉन लूज करें तो कितना पॉजिटिव आएगा, n पॉजिटिव चार्ज। ऐसा तो ये जो n पॉजिटिव चार्ज आया इसी को हम लोग पॉजिटिव आयन बोलेंगे या फिर इसी को केटायन बोलेंगे। और E जो है तुम्हारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुआ। यहाँ n के जगह 1 2 3 ऐसे करके जिस मेटल हो उस हिसाब से होगा ऐसा। तो मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स होते हैं, इसीलिए वे वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन लूज करके केटायंस का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ तक कि 4 पॉइंट हम लोग देखे। इसी प्रकार से जो नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स,
नॉन मेटल जो होते हैं ना वे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। तो देखो जैसे यहाँ इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट्स का मतलब समझा है कि इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन का निर्माण करेगा, वैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव आयन बनाएगा। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स मतलब इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव आयन बनाएगा। तो नेगेटिव आयन माने नेगेटिव चार्ज आएगा। कितना नेगेटिव चार्ज आएगा? तो जितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। एक इलेक्ट्रॉन गेन किया एक नेगेटिव चार्ज, दो इलेक्ट्रॉन गेन किया दो नेगेटिव चार्ज, उसी प्रकार से तीन किया तो तीन नेगेटिव चार्ज। और सेम वे में यदि मान लें कि n इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इस पर आ जाएगा n नेगेटिव चार्ज। तो x यहाँ पे जो है इसको मान लें हम लोग कि नॉन मेटल का एटम है और ये हो गया तुम्हारा एनायन। तो दो बात हम लोग देखे, स्टार्टिंग में ही देखे थे कि आयनिक बॉन्ड मेटल और नॉन मेटल एटम के बीच बनता है। इसमें से मेटल क्या करते हैं? अपना इलेक्ट्रॉन लूज करके केटायन बनाते हैं। नॉन मेटल्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन गेन करके एनायन बनाते हैं। अब देखो ये जितना इलेक्ट्रॉन लॉस्ट या गेन होता है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन्ड पर एटम, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन्ड पर एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ दैट एलिमेंट। ऐसा कि केटायन और एनायन जब बनते हैं तो मेटल एटम के द्वारा इलेक्ट्रॉन लूज होता है, केटायन बनता है। नॉन मेटल एटम के द्वारा इलेक्ट्रॉन गेन किया जाता है तो एनायन बनता है। अब एक एटम कितना इलेक्ट्रॉन लूज या कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है वही उसका इलेक्ट्रोवैलेंसी कहलाएगा। माने यदि कोई एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज किया तो उसका इलेक्ट्रोवैलेंसी एक, दो इलेक्ट्रॉन लूज किया इलेक्ट्रोवैलेंसी दो, तीन इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इलेक्ट्रोवैलेंसी तीन। तो नंबर से मतलब है कि कितना इलेक्ट्रॉन, वह इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है या गेन हो रहा है मतलब नहीं है, बस जितना इलेक्ट्रॉन लूज या गेन होगा वही उसका क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोवैलेंसी। जैसे m देखो, m यहाँ n इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो इसका इलेक्ट्रोवैलेंसी हो जाएगा n। उसी प्रकार से x n इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो इसका भी इलेक्ट्रोवैलेंसी कितना हो जाएगा? n। तो अभी तक हम लोग क्या देखे कि मेटल था, इलेक्ट्रॉन लूज करके केटायन बनाया। नॉन मेटल है, इलेक्ट्रॉन गेन करके एनायन बनाया। ऐसे कि एक मेटल है एक ही नॉन मेटल है। ये क्या किया कि इलेक्ट्रॉन इससे निकल गया तो ये केटायन बनाया। ये क्या किया कि इलेक्ट्रॉन गेन किया तो एनायन बनाया। ये जितना इलेक्ट्रॉन लूज या गेन हुआ वह इसका इलेक्ट्रोवैलेंसी कहलाया। अभी जब केटायन एनायन बन जाएगा तो देखो दोनों पे अपोजिट चार्ज है, एक पे पॉजिटिव और एक पे नेगेटिव। और बतलाए हैं कि दो अपोजिट चार्ज के बीच हमेशा अट्रैक्शन होता है और जो अट्रैक्टिव फोर्स ऑपरेट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को यहाँ बोला जाएगा आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड का डेफिनेशन क्या बोलेंगे कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्किंग बिटवीन द अपोजिटली चार्ज्ड आयंस दैट इज केटायन और एनायन इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। कि अपोजिट चार्ज वाले आयनों के बीच मतलब केटायन और एनायन के बीच जो अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, जो एक आकर्षण बल काम करता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उसी को हम लोग आयनिक बॉन्ड बोलेंगे। और जब केटायन एनायन आपस में आयनिक बॉन्ड से जुड़ जाएंगे तो जिस कंपाउंड का निर्माण होगा उस कंपाउंड को आयनिक कंपाउंड बोलेंगे। तो यहाँ से देखो जब केटायन एनायन बन गया EMN प्लस केटायन और XN माइनस एनायन, ये केटायन और ये क्या हुआ? एनायन। दोनों आपस में मिल करके बना दिया MX। तो ये जो MX बना इसी को हम लोग बोलेंगे आयनिक कंपाउंड, है ना। ये दोनों के बीच यहाँ फोर्स को नहीं दिखाया जाता है, ये MN प्लस और XN माइनस है, दोनों के बीच अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। तो इस अट्रैक्टिव फोर्स को ही हम लोग क्या बोलेंगे? आयनिक बॉन्ड, या इसी को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ऐसा
तो यहाँ तक हम लोग बात देख लिए ना कि आयनिक बॉन्ड कैसे बना या फिर आयनिक कंपाउंड क्या होता है, कैसे इसका फॉर्मेशन होता है। तो एकदम सिंपल सा है, एक बार इसको हम रिकैप कर देते हैं कि आयनिक बॉन्ड मेटल नॉन मेटल एटम के बीच इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर से आयनों के द्वारा बनता है। हाँ, तो बता दिए कि आयनिक बॉन्ड मेटल नॉन मेटल एटम्स के बीच इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर से आयनों के द्वारा बनता है। इसमें से मेटल इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करके केटायन बनाते हैं। नॉन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन गेन करके एनायन बनाएंगे। अभी इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन होने के दरमियान जितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होगा, मतलब जितना इलेक्ट्रॉन लूज होगा या जितना इलेक्ट्रॉन गेन होगा पर एटम, उसको हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोवैलेंसी। अब जब केटायन एनायन का फॉर्मेशन हो जाता है तो फिर केटायन एनायन आपस में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ जाते हैं और इसी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग बोलेंगे आयनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। और जब केटायन एनायन आपस में आयनिक बॉन्ड से जुड़ जाएंगे तो जिस कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा उस कंपाउंड को बोलेंगे आयनिक कंपाउंड। तो यहाँ तक बात क्लियर है। अब यहाँ से एक बात और ध्यान में रखना है कि आयनिक कंपाउंड बनने के दरमियान नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड शुड बी इक्वल। माने कुल जितना इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हो रहा है एक एटम के द्वारा उतना ही इलेक्ट्रॉन गेन भी होना चाहिए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड शुड बी इक्वल। अब जरा कुछ एग्जाम्पल्स इसका हम लोग देखते हैं। तो देखो पहले ही बताए हैं इंट्रोडक्शन में कि जो इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन्ड होता है अंदाज से हम लोग जितना इलेक्ट्रॉन मन है उतना बाहर नहीं निकाल देंगे, या जितना इलेक्ट्रॉन इच्छा उतना गेन्ड भी नहीं होता है। वो ऑक्टेट के हिसाब से होता है ना कि वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन करना है, उस हिसाब से इलेक्ट्रॉन लॉस्ट या गेन्ड होगा। तो एक बात याद रखोगे कि मेटल का वैलेंस सेल में जितना इलेक्ट्रॉन होगा वो सब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। नॉन मेटल कितना इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो जितना इलेक्ट्रॉन कम पड़ रहा हो 8 होने में। एग्जाम्पल से देखो अच्छे से समझ में आएगा। जैसे सबसे पहले हम लोग फॉर्मेशन देखें NaCl का, तो सोडियम यहाँ हुआ मेटल, शुरू वाला मेटल होगा बाद वाला नॉन मेटल, ये भी याद रखोगे, शुरू वाला मेटल बाद वाला नॉन मेटल। तो Na का एटॉमिक नंबर हुआ 11। अब 11 एटॉमिक नंबर है तो इसका सेल वाइज फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख सकते हो। तो ये हुआ 2, 8 और 1। देखो लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है सोडियम का? 1। तो 1 इलेक्ट्रॉन है तो यही वाला ही 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो इस पर आ गया एक पॉजिटिव चार्ज। अब बचा क्या? 2 और 8। देखो लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन नोबल गैस के जैसा हो गया ना, और टोटल 8 और 2 10 इलेक्ट्रॉन। तो 10 इलेक्ट्रॉन कौन सा नोबल गैस का होता है? नियॉन का। तो किसके जैसा बन गया? नियॉन के जैसा, लाइक नियॉन। Cl की बात करें एटॉमिक नंबर 17, तो 2, 8 और 7। देखो लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 7। होना कितना चाहिए? 8। कम कितना पड़ रहा है? 1। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो ये हो जाएगा Cl माइनस। तो ये 2, 8 और 7 था, एक और ले लिया तो यहाँ भी हो जाएगा 8। तो इसका भी लास्ट में 8, लेकिन टोटल 8, 8, 16, 2, 18, मतलब कौन सा नोबल गैस? लाइक आर्गन। तो देखो दोनों नोबल गैस का जैसा बन गया, दोनों का लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन्ड इक्वल है, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ लूज हुआ तो 1 गेन भी हुआ। इसको जोड़ दो, तो जोड़ने के बाद वहाँ बना है Na प्लस Cl माइनस, तो मिल के हो गया NaCl। अब यहाँ यदि इलेक्ट्रोवैलेंसी की बात करें हम लोग, तो इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ Na, इलेक्ट्रोवैलेंसी मतलब कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया है। तो सोडियम कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है? 1, तो इसका इलेक्ट्रोवैलेंसी 1। उसी प्रकार से इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ क्लोरीन, तो क्लोरीन कितना इलेक्ट्रॉन गेन किया? 1, तो इसका भी इलेक्ट्रोवैलेंसी 1। तो ध्यान में क्या रखना है कि ऐसे आयनिक कंपाउंड लिखा हुआ रहेगा तो शुरू वाला होगा मेटल, बाद वाला नॉन मेटल। मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा कितना? तो जितना इलेक्ट्रॉन लास्ट में होगा। नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन गेन करेगा कितना? तो 8 में से जितना कम पड़ेगा। उसके बाद इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन्ड बराबर होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन लॉस्ट हो रहा है तो इसको राइट साइड लिखेंगे, और यदि इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो उसको लेफ्ट साइड लिखना है।
फिर इलेक्ट्रोवैलेंसी लिख दिए हम लोग। ऐसा ही एक एग्जाम्पल और देखते हैं, जैसे मान लो MgO का बनाना हो, तो मैग्नीशियम मेटल है, पहले उसको लिखेंगे एटॉमिक नंबर 12, तो ये 2 8 और 2, देखो लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो यही 2 इलेक्ट्रॉन ही लूज करेगा, और जब 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो प्लस कितना आएगा, 2 प्लस भी आ जाएगा ऐसा। अब बचा कितना, 2 और 8 का है कि लास्ट वाला दोनों इलेक्ट्रॉन तो निकल गया है, अब लास्ट में 8 और टोटल 10, कौन सा नोबल गैस बन गया, तो लाइक नियॉन। ऑक्सीजन की बात करें एटॉमिक नंबर 8, तो 2 और 6, लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन, 6, होना कितना चाहिए 8, कितना इलेक्ट्रॉन कम पड़ा, 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड होगा, तो हो जाएगा O पर 2 माइनस। तो अब कन्फिग्रेशन हो गया 2 और 8, 6 पहले से था, 2 और लिया, तो इलेक्ट्रॉन को लास्ट में जोड़ेंगे, 6 और 2 8। ये भी किसके जैसा बना, लाइक नियॉन के जैसा, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन हुआ ना, तो नियॉन के जैसा बन गया। जोड़ो, तो जोड़ने के पहले देख लो इलेक्ट्रॉन इक्वल है कि नहीं, तो इलेक्ट्रॉन 2 निकल रहा है बाहर और 2 गेन भी हुआ, तो इक्वल है, इसलिए जोड़ देंगे। तो ये Mg2 प्लस प्लस O2 माइनस, तो ये बन गया MgO। इलेक्ट्रोवैलेंसी की बात करें, इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ Mg, तो इलेक्ट्रोवैलेंसी में कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, तो Mg कितना इलेक्ट्रॉन लूज किया है, 2, तो इलेक्ट्रोवैलेंसी 2। फिर इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन कितना गेन किया, 2, तो इसका भी इलेक्ट्रोवैलेंसी हो जाएगा 2। तो ऐसा ही हम लोग देख लेंगे अच्छे से, और इलेक्ट्रोवैलेंसी जो है इलेक्ट्रॉन लॉस्ट या गेन के आधार पे जो है लिखेंगे। कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं हम लोग। कुछ एग्जांपल्स और, जैसे K2O, ये पोटासियम का होता है 19 2 8 8 1, लास्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो इस पर प्लस कितना आएगा, 1, बचेगा क्या, 2 8 और 8, तो लास्ट में 8 और टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स, तो 18 माने किसके जैसा, आर्गन के जैसा। फिर ऑक्सीजन का 8, तो 2 और 6, देखो लास्ट में 6 है, होना चाहिए 8, कितना कम पड़ा, 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके ही O2 माइनस बना, अब हो गया 2 और 8, लास्ट में 8, टोटल 10, तो किसके जैसा, नियॉन। अब जोड़ो, तो जोड़ने के पहले हम क्या बोले थे कि इलेक्ट्रॉन होना चाहिए इक्वल। देखो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है 1 और ये गेन कर रहा है 2, तो कैसे, जब ये 1 ही इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो फिर 2 कैसे गेन कर सकता है, बराबर होना चाहिए ना, मतलब 2 यदि यह गेन कर रहा है तो इसको 2 लूज भी करना होगा, तो 2 लूज करना होगा, लेकिन वैलेंस में तो 1 ही है, तो उसके लिए क्या करना होगा कि देखो 1 पोटासियम लिए तो 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, ऐसे ही मान लो कि यदि हम लोग 2 पोटासियम लें तो ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन लूज होगा और 2 पोटासियम आयन भी बनेगा, तो 2 हम लोग ऐसे यहाँ ना लिख करके इसको हम लोग क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं, ये पूरा को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 2 यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा पूरे में, या फिर याद रखो कि अपोजिट मल्टीप्लाई करते हैं, माने यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन है तो पूरे को 1 से, और यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है तो पूरे को 2 से। अब लिखो तो ये 2 यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, तो हो जाएगा 2K प्लस, और यहाँ पर है O2 माइनस, तो मिलके बना K2O। इलेक्ट्रोवैलेंसी की बात करें तो इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ पोटासियम, पोटासियम का इलेक्ट्रोवैलेंसी, तो पोटासियम कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, 1। देखो इलेक्ट्रोवैलेंसी का डेफिनेशन है पर एटम देखा जाता है कि एक एटम कितना इलेक्ट्रॉन लूज या गेन किया, तो 1 पोटासियम 1 ही कर रहा है, तो इलेक्ट्रोवैलेंसी 1। वैसे ही इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन गेन कितना कर रहा है, 2, इसलिए इलेक्ट्रोवैलेंसी कितना हो जाएगा, 2। तो यहाँ ये वाला बात केवल हम लोगों को ध्यान में रखना है। ऐसा ही मान लो लिखना हो ऐसा Na3n,
तो सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, 2, 8 और 1। तो लास्ट में एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो पॉजिटिव चार्ज आ गया 1, तो 2 और 8 किसके जैसा बना? नियॉन के जैसा। नाइट्रोजन का होता है 7, तो 2 और 5। लास्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स होना कितना चाहिए? 8। कितना कम पड़ा? 3। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो इस पर 3 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये भी अब हो गया 2 और 8 किसके जैसा बना? नियॉन। अब देखो इलेक्ट्रॉन बराबर है कि नहीं, तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 3 है। क्या करोगे? अपोजिट मल्टीप्लाई की। यहाँ 3 है तो ये पूरा को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ 1 है तो पूरा को 1 से। तो 1 से मल्टीप्लाई करो या ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसको 3 से कर दो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3Na प्लस n पर 3 माइनस, तो ये बनेगा Na3n। वैसे भी देखो फॉर्मूला में यहाँ 3 सोडियम था, यहाँ एक ही लिए थे, तो 3 तो हम लोग को चाहिए था ना। तो यहाँ से भी देख सकते हो कि जितना रहेगा उतना से मल्टीप्लाई कर देना, वैसे भी हो जाएगा। अब इलेक्ट्रोवैलेंसी की बात करें हम लोग, तो इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ सोडियम, सोडियम का इलेक्ट्रोवैलेंसी कितना? तो सोडियम कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है? 1। एंड इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन कितना इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है? 3। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी हो गया 3। ऐसे करके हम लोग देखेंगे। एक लास्ट एग्जाम्पल हम बतलाते हैं इसमें। लास्ट एग्जाम्पल इसका Al2O3, एल्यूमिनियम है, एटॉमिक नंबर कितना हुआ? 13। तो ये 2, 8 और 3, लास्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, तो इस पर प्लस कितना आ जाएगा? 3। तो क्या बचा? 2 और 8 किसके जैसा बना? नियॉन के जैसा। ऑक्सीजन की बात करें, एटॉमिक नंबर 8, तो 2 और 6, लास्ट में 6 होना चाहिए 8, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके 8 करेगा, तो ये जाएगा O - 2 और 8, तो ये भी किसके जैसा बना? नियॉन। अब देखो इलेक्ट्रॉन इक्वल है कि नहीं, तो ऊपर एल्यूमिनियम लूज कर रहा है 3 इलेक्ट्रॉन, जबकि ऑक्सीजन नीचे गेन कर रहा है कितना? 2। तो बराबर होना चाहिए, नहीं है तो कैसे होगा? अपोजिट मल्टीप्लाई करने बोले ना, यहाँ 3 है तो पूरा को 3 से, यहाँ 2 है तो ये पूरा को 2 से। या फिर ऐसे देखो कि एल्यूमिनियम यहाँ 2 है, तो एल्यूमिनियम 2 है तो ये पूरा को 2 से कर दो। ऑक्सीजन 3 है तो ये पूरा को 3 से कर दो, एक ही बात है, जैसे भी समझना चाहो। तो ये 2 एल्यूमिनियम है तो 2Al ट्रिपल प्लस 3O डबल, तो ये बना Al2O3। अब हम लोग बात करें इलेक्ट्रोवैलेंसी की, तो इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ एल्यूमिनियम हुआ 3 का कि 3 लूज किया, एंड इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन 2, तो ये हो गया 2। तो इस तरह से जो है ना हम लोग आयनिक कंपाउंड्स के फॉर्मेशन को दिखलाते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स हम दिए, कुछ एग्जाम्पल्स आप लोग अपने से ट्राई करोगे, नोट्स में जो है लिखा हुआ होगा कुछ एग्जाम्पल जो कि अपने से आप लोगों को बनाना होगा, तो उसको आप लोग बनाने का प्रयास करोगे। जो परेशानी होगा वो डायरेक्टली हमसे पूछोगे। अब थोड़ा सा इसमें और हम लोग देखें, ये तो आयनिक बॉन्ड कैसे बना, इसका कंपाउंड का फॉर्मेशन भी हम लोग देखें। अब आयनिक बॉन्ड के प्रॉपर्टीज को हम लोग देखेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड के क्या क्या प्रॉपर्टीज हुए? सबसे पहला कि इट इज फॉर्म्ड बिटवीन द एटम्स ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल बाय, या ऐसे देखेंगे, इट इज फॉर्म्ड बिटवीन द
एटम्स ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि जो आयनिक बॉन्ड है वह मेटल और नॉन मेटल एटम के बीच बनता है, कैसे? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर से। दूसरा, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, कि जितना टाइप का बॉन्ड हम लोग लिखे थे ना शुरुआत में सिलेबस में, सब में से सबसे मजबूत बॉन्ड होता है आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड कहने का मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और जितने प्रकार के नेचुरल फोर्स एग्जिस्ट करते हैं सब में से सबसे स्ट्रॉन्ग होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इसलिए आयनिक बॉन्ड जो है सबसे मजबूत बॉन्ड होगा, याद रखोगे इसको। तीसरा, इट इज पोलर इन नेचर, इट इज पोलर इन नेचर। आयनिक बॉन्ड पोलर नेचर का होता है। पोलर का मतलब क्या हुआ? तो पोलर का मतलब समझोगे जिसमें चार्ज हो प्लस और माइनस। पोलर का हिंदी होता है ध्रुवीय। ध्रुवीय माने जिसमें दो ध्रुव हो, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो देखो आयनिक बॉन्ड तो बनता ही है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच, तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच बन रहा है, मतलब किस नेचर का हुआ? पोलर नेचर का। और लास्ट कि इट इज नॉन डायरेक्शनल इन नेचर, इट इज नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। अच्छा, तो नॉन डायरेक्शनल इन नेचर का मतलब क्या हुआ? दैट इज आयनिक बॉन्ड इज ऑपरेटेड इन ऑल दी डायरेक्शंस। नॉन डायरेक्शनल मतलब इसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता है, दिशाहीन होता है, हर एक डायरेक्शन में बन सकता है। देखो डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल का मतलब ऐसे समझ सकते हैं। सपोज किसी से आपको हाथ मिलाना है, तो आप ऐसे हाथ आगे किए, तो जाहिर सी बात है कि उधर से जो हाथ मिलाएगा वह इसी डायरेक्शन में करेगा, तभी ना हाथ मिलेगा दोनों का, तो इसको बोलेंगे हम लोग डायरेक्शनल नेचर। अब यदि ऐसा नहीं हो तो नॉन डायरेक्शनल हो गया, दिशाहीन हो गया। तो जो आयनिक बॉन्ड बनता है वह दिशाहीन होता है, माने वो हर एक डायरेक्शन में बनता है, उसके बनने का कोई फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो कि NaCl है, तो NaCl में हम लोग क्या जानते हैं? Na प्लस और Cl माइनस के बीच ऐसा आयनिक बॉन्ड बना हुआ है, तो ये कोई फिक्स डायरेक्शन में नहीं है। देखो ऐसे Na प्लस है तो इस तरफ भी Cl माइनस के बीच आयनिक बॉन्ड है, इधर भी आयनिक बॉन्ड है, इस तरफ भी है, इधर भी है, यहाँ भी है और ऐसे इस तरफ भी है। इस सब का सब आयनिक बॉन्ड ही है। तो देखो हर डायरेक्शन में बन रहा है, इधर भी बना, इधर भी बना, इधर भी बनाते। तो आयनिक बॉन्ड बनने का जो है ना कोई फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं होता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जो आयनिक बॉन्ड होता है वो क्या होता है? नॉन डायरेक्शनल नेचर का होता है। तो ये चार मुख्य प्रॉपर्टीज हुए आयनिक बॉन्ड का, कि आयनिक बॉन्ड मेटल नॉन मेटल एटम्स के बीच बना इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफर से, सबसे मजबूत बॉन्ड हुआ पोलर नेचर का, माने पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज वाले स्पीशीज के बीच बनता है, और नॉन डायरेक्शनल मतलब इसके बनने का कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, दिशाहीन होता है, हर एक डायरेक्शन में बनता है। तो इतना बात आप लोग बढ़िया से जो है रिवाइज कर लोगे, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग आयनिक कंपाउंड्स के प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।